हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। हम यहाँ पर यूजीसी नीट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और हम पेपर 1 की सेकेंड यूनिट कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका लेक्चर नंबर 6 हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ना सुने हों तो लिंक मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। गाइस, आज शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है रिसर्च एप्टीट्यूड का, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस में रिसर्च की मीनिंग क्या होती है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की अप्रोच क्या है, और मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इनकी स्टाइल क्या रहती है। तो जो भी रेफरेंसिंग की स्टाइल होगी गाइस, हम उसको पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और आईसीटी का एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं रिसर्च में, रिसर्च एथिक्स क्या होती हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो उससे पहले हम बताते हैं कि जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जिन टॉपिक्स को कवर किया है उनकी एक लिस्ट है कि रिसर्च मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, और टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च में फिर हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, नरेटिव फिनोमेनोलॉजी, फिर उसमें हमने स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च की बात की थी, और उसी में हमने कॉन्सेप्चुअल और इम्पीरिकल रिसर्च की भी बात की थी। आज के लेक्चर में भी हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव के बेस पर हैं, और आने वाले दिनों में हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च को भी डिस्कस करेंगे कि रिसर्च में कितने स्टेप्स होते हैं, थीसिस राइटिंग क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो आप इसको एक रेफरेंस के लिए देख सकते हैं गाइस। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं कि क्लासिफिकेशन रिसर्च का कितने बेसिस पे किया गया है। तो गाइस, जो क्लासिफिकेशन किया गया है रिसर्च का वो लगभग 6 बेसिस पर किया गया है, और उस बेसिस पे अलग अलग टाइप्स होते हैं रिसर्च के। जैसे कि पहला टाइप है रिसर्च का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है। तो ये जो 5 टाइप्स हैं इनको ऑब्जेक्टिव के बेस पे डिफाइन किया गया है। अगर हम आउटकम के बेस पे देखें कि रिसर्च क्या होती है, तो ये एक फंडामेंटल रिसर्च होती है, इसमें एक अप्लाइड रिसर्च होती है। अगर हम लॉजिक के बेस पे देखें तो लॉजिक के बेस पे गाइस डिडक्टिव रिसर्च होती है, इंडक्टिव रिसर्च होती है, प्रोसेस के बेस पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इंक्वायरी के बेस पे स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, एंड आइडिया या कॉन्सेप्ट के बेस पे कॉन्सेप्चुअल या इम्पीरिकल रिसर्च। तो गाइस, हम ये सारी रिसर्च की जितनी भी टाइप्स हैं इनको हम कवर कर चुके हैं आज के हम लेक्चर में। जो ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे जितने भी टाइप्स होते हैं और जो अदर टाइप्स रह गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बेस पे जब रिसर्च को क्लासिफाई किया जाता है तो इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इसका एक्सप्लोरेटरी, दूसरा टाइप है डिस्क्रिप्टिव, तीसरा टाइप है कोरिलेशनल, चौथा टाइप है एक्सप्लोरेटरी, पांचवा टाइप है एक्सपेरिमेंटल। तो गाइस, हम चलते हैं आज के पहले टाइप की तरफ जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसको हम इसके नाम से ही जान सकते हैं कि बिल्कुल हम शुरुआत से किसी चीज़ की जब स्टडी करते हैं तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है, और हम इसमें फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं या पायलट स्टडी करते हैं, या एक तरह से ये हमारी प्रीलिमिनरी स्टडी होती है जिसमें हम हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें न्यू इंसाइट्स मिल सकें, आइडियाज़ डेवलप हो सकें और हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की फिजिबिलिटी की स्टडी करते हैं, पायलट की स्टडी करते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है, या हम कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेके आते हैं तो उस सॉल्यूशन को पूरी एंटायर पॉपुलेशन पे उसका इम्प्लीमेंटेशन ना करके एक छोटे से सैंपल में हम उसकी स्टडी करते हैं जो और इस तरह की जो स्टडी कहलाती है हमारी वो पायलट स्टडी होती है। तो जितनी भी पायलट स्टडीज़ होती हैं वो फिजिबिलिटी स्टडी कहलाती हैं या प्रीलिमिनरी स्टडी कहलाती हैं, और ये सब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का एक पार्ट होती हैं। तो गाइस, जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसके कुछ पर्पस होते हैं या उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं जब, या कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, या हाइपोथेसिस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, या रिसर्च की जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है, और इसमें हम
कुछ क्वेश्चंस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिनका आंसर किया जाता है बाद में। तो इसमें जितना भी यूज़ किया जाता है डेटा का वो ज़्यादातर सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, मेनली लिटरेचर रिव्यू का या एक्सपीरियंस सर्वेस का या केस स्टडीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं, या हम इंटरव्यूज़ इसमें करते हैं जो मेनली फोकस ग्रुप के होते हैं, या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं, या कभी कभी डेल्फी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गई इस तरह से कि हम इसमें एक फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहलाती है, इसका दूसरा नाम फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी है। और किसी भी रिसर्च के बिल्कुल शुरुआत में बिगिनिंग में भी हम इसको करते हैं, और इसको हम फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं या पायलट स्टडी कहते हैं या प्रीलिमिनरी स्टडी करते हैं, जिससे हमें न्यू आइडियाज़ न्यू इंसाइट्स मिल सकें या हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। और गाइस, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक गांव की पिक लगाई हुई, जैसे गांव की प्रॉब्लम्स को हम समझना चाहें तो उसके लिए पहले हम एक पायलट स्टडी करते हैं। तो जो गांव की प्रॉब्लम्स ज़्यादा कॉमन रहती हैं कि इंडियन जो गांव है उसमें ज़्यादातर जेंडर इनिक्वालिटी पाई जाती है, या वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम एक गांव की स्टडी कर लेते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं कि अदर गांव में भी जो अदर गांव हैं, जो दूसरे हैं जो गांव होते हैं या जो विलेजेस रहते हैं दूसरे, उसमें भी हम सेम आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या हम इसको और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या उन प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम कोई सॉल्यूशन लेकर के गए तो उसको चेक करने के लिए भी हम पायलट स्टडी करते हैं। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, तो जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। कोई सिचुएशन होती है या कोई इवेंट होता है किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी जगह का, तो हम जब उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। जैसे कि इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ए सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी या प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में कोई सिचुएशन कैसी है, कोई इवेंट कैसा है, कैसी है कोई चीज़, उसको जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। और इसमें हम कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं लाते हैं, जो चीज़ जैसे होती है उसको हम वैसे ही स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें हम किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे हु से स्टार्ट हो गए, या व्हाट से स्टार्ट हो गए, या वेयर से स्टार्ट हो गए, या व्हेन से स्टार्ट हो गए, या हाउ से स्टार्ट हो गए। जैसे व्हाट इज़ कोरोना, तो कोरोना क्या है, कोरोना जैसा है बिल्कुल वैसा ही अगर हम उसको डिस्क्राइब कर दें तो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगी, या उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे कोई। तो इसमें हमारा जो वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और इसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक तरह से एक फिनोमेनन को डिस्क्राइब करते हैं इसमें हम, और उस फिनोमेनन को जब डिस्क्राइब करते हुए हम ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उससे कुछ कंक्लूजन्स ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है, और इसमें एक तरह से ये डिडक्टिव अप्रोच होती है। और इसमें दो टाइप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। गाइस, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो रहती है हमारी, हम इसमें डेटा कलेक्ट करते हैं कई बार सेम इंडिविजुअल्स का, लेकिन अलग अलग टाइम पे करते हैं। और जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, हम इसमें डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स का बट सेम टाइम पे। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं एक एग्जांपल से कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या डिफरेंस है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक ही इंडिविजुअल का होता है, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं या जो भी इसमें छोटे छोटे आदमी बने हुए हैं ये सेम में, लेकिन जो टाइम फ्रेम है इसमें अलग अलग है। यानी कि अलग अलग टाइम फ्रेम में जब हम इन लोगों की स्टडी करना चाहें, इनके बारे में जानना चाहें, तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाएगी। और जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, ग्रीन, ब्लू, पिंक या वॉयलेट, जो भी कलर है। तो इसमें हम सेम टाइम पे अलग अलग वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, और क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में सेम वेरिएबल की स्टडी करते हैं बट एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बट डिफरेंट वेरिएबल्स। आप इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हम नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का डेटा समझना चाहें,
या नेशनल इनकम ऑफ इंडिया 1950 में कितनी थी, फिर 1960 में कितनी थी, 1970 में कितनी थी, 75 में कितनी थी, 90 में कितनी थी, 2000 में कितनी थी, 2010 में कितनी थी, इसी तरह से 2020 और 22 में कितनी थी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अगर हम इस तरह से स्टडी करेंगे तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाएगी, क्योंकि हम सिर्फ इसमें नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ही की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जाते हैं और इसमें हम मान लीजिए से 2022, आज 2000 जो सन चल रहा है वो 2022 का है, तो 2022 में हम पढ़ना चाहें अगर कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया 2022 में कितनी है, और फिर साथ ही साथ हम पढ़ें कि इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पावर्टी कितनी है, एजुकेशन लेवल क्या है, सेक्स रेशियो कैसा है, तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जब हम सेम टाइम पे इनकी स्टडी करते हैं तो ये हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाती है। लेकिन जब हम अलग अलग टाइम पे एक ही वेरिएबल की बात करें या एक ही चीज़ की बात करें तो वो हमारी एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाएगी। तो आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। फिर हम और जो अदर टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के उनकी तरफ चलते हैं। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। ये क्या होता है देख लेते हैं गाइस। जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है ये ज़्यादातर सोशल साइंसेज में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। और हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च तभी करते हैं जब कोई फिनोमिनन या कोई भी वाकया, कोई भी इवेंट जब हो चुका होता है, जब उसके बाद हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं। और ये नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स से ज़्यादातर डील करती है, या इसमें हम ज़्यादातर नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। और इसका जो कीवर्ड्स है गाइस आप इसको याद रखिए कि इसमें हम जो भी स्टडी करते हैं वो आफ्टर द फैक्ट या आफ्टर द अकरेंस या आफ्टर द अकरेंस ऑफ ए फिनोमिनन, या कोई इवेंट जब हो जाता है तब हम उसकी स्टडी करते हैं। कुछ भी होता है, कोई भी घटना होती है जो पहले घटित हो चुकी होती है, फिर उस घटना के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक लगाई हुई है, ये एक आदमी ही, इसने मान लीजिए कि एक मॉल को लूट लिया है या किसी बैंक को लूट लिया है या किसी जगह को लूट लिया है। तो अब हम उसके कॉजेज़ को फाइंड आउट करना चाहें या उसकी स्टडी करना चाहें कि वो क्यों आखिर ऐसा हुआ, कैसे हो गया। तो ये जब हम किसी इवेंट के होने के बाद जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाती है। जैसे कि कई बार पुलिस करती है, मर्डर हो जाता है, कोई इवेंट हो जाता है, कहीं पर चोरी हो जाती है या कुछ लूट लिया जाता है, तब हमारी पुलिस जागती है और उसकी रिसर्च करती है। तो हमारी जो रिसर्च होती है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाती है। गाइस अगर हम दूसरे टाइप ऑफ रिसर्च की बात करें तो एक हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट है या उसका एक टाइप है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ये ज़्यादातर, जैसे इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स की स्टडी करते हैं कि कोई चीज़ पास्ट में कैसी थी और उसके क्या इम्पैक्ट्स थे, क्या हुआ था उसमें। तो जो भी हम पास्ट की स्टडी करेंगे वो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगी। और ये एक तरह से एक्सपोज फैक्टो रिसर्च ही की तरह होती है, बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन एक्सपोज फैक्टो रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में जब कोई इवेंट हो जाता है उसके तुरंत बाद हम स्टडी करते हैं, जबकि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम कभी भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें कि इसके एग्जांपल्स की हिस्टोरिकल रिसर्च के, तो हम ले सकते हैं ट्रेड यूनियंस का एग्जांपल कि ट्रेड यूनियंस कैसे इंडिया में आए, कैसे डेवलप हुए, या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है ये कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, ये कैसे आया। या तो बेसिकली अगर आप समझना चाहें कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है तो बस इसका एक सिंगल कीवर्ड है, पास्ट इवेंट्स क्रिटिकली एग्जामिन्ड। जो भी पास्ट इवेंट्स रहते हैं हम उनकी क्रिटिकल स्टडी करते हैं कि उन पास्ट इवेंट्स में क्या हुआ था। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके क्या कॉजेज़ थे, उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़े थे, उसके क्या आउटकम थे। तो जो भी उसके कॉजेज़ रहे या इम्पैक्ट रहे या आउटकम रहे तो ये हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगी कि हम एक हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। जैसे एक तरह से ये ट्रेड यूनियन की पिक है कि ट्रेड यूनियन किस तरह से डेवलप हो गई। तो आप समझ सकते हैं ऐसे कि जब भी हम पास्ट इवेंट की स्टडी करेंगे तो वो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगी। तो गाइस अगर हम दूसरे टाइप ऑफ रिसर्च की तरफ चले जो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट है, वो है एनालिटिकल रिसर्च। तो एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, इसका भी एक कीवर्ड है
एनालिटिकल रिसर्च में हमारे पास जो भी डेटा रहता है या जो भी फैक्ट्स होते हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है पहले से, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम जितनी भी स्टडी करेंगे वो हमारी एनालिटिकल रिसर्च कहलाएगी, क्योंकि हम उसी इंफॉर्मेशन के तहत जो भी हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे तो वो हमारी एनालिटिकल रिसर्च कहलाएगी, और उसी के अंदर हम रिसर्च करेंगे और उसके अलावा हम कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ कर सकते और दूसरी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं रहती है। तो जितनी भी हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रहती है, जो रेडीमेड इन्फॉर्मेशन होती है उसका हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल रिसर्च में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ मैंने सेल्स फनल का, कंपेन मैट्रिक्स का, पेड चैनल्स का, या एक तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रांड हेल्थ का, सोशल मीडिया चैनल्स का या इवेंट्स का कुछ डेटा दिया हुआ है। तो इस डेटा के थ्रू जितना भी हम एनालिसिस करेंगे या क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे तो हमारी एनालिटिकल रिसर्च कहलाएगी। बेसिकली इसमें हम एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं, जो जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देन फाइनल रिजल्ट दे देते हैं, तो हमारी एनालिटिकल रिसर्च कहलाती है। गाइज, अब एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च है जो हर बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनटीए यूजीसी नेट के फेवरेट टॉपिक हैं। हर बार ये हर एग्ज़ाम की हर शिफ्ट में ये आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टॉपिक, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके जाएं और इस टॉपिक को छोड़े नहीं, वरना आपके 2 नंबर का लॉस हो सकता है। तो गाइज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम समझने के लिए इसके कुछ की वर्ड्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना होगा, जैसे कंट्रोल हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, या मैनिपुलेशन हो गया, या कॉज एंड इफेक्ट हो गया, या ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये 4-5 की वर्ड्स हैं जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ होते हैं। तो गाइस, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो हमारी डिज़ाइन की जाती है कॉजल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए कि किसी चीज़ के बीच कौन सी रिलेशनशिप है, या कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को एक तरह से स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम इसमें। और ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है ज़्यादातर, जो शो करती है या जो बताती है कि 2 वेरिएबल्स के बीच की क्या रिलेशनशिप है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, और जितने भी हमारे असाइनमेंट्स होते हैं हम उनको रैंडम बेस पे सिलेक्ट करते हैं। यानी कि जो हमारी सैम्पलिंग का मेथड होता है इसमें हम रैंडमली चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि जो भी हमारी पॉपुलेशन हमें दी गई होगी स्टडी करने के लिए, तो उस पॉपुलेशन से जो भी हम सैंपल ड्रा करेंगे वो रैंडम बेस पे ड्रा करेंगे। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये 4 टर्म्स इम्पोर्टेंट हैं, मैनिपुलेशन, कंट्रोल या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को जब हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, या ऑब्जर्वेशन और आउटकम को की बात करते हैं। तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कुछ की वर्ड्स हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जितने भी अदर वेरिएबल्स होते हैं हम उनको कांस्टेंट रखते हैं, उस पर कोई चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या फ़र्क पड़ा उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती है या बताती है। तो गाइस, हम देख लेते हैं इसको, मैनिपुलेशन, कंट्रोल ग्रुप, कॉज इफेक्ट, ऑब्जर्वेशन और आउटकम, ये जो 4 टर्म्स हैं ये क्या हमें बताते हैं इसको भी थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेते हैं। जो मैनिपुलेशन होता है गाइस वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। जब हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और उस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टीचर ने समझना चाहा कि ये इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या इस स्टूडेंट को हम कैसे सही से पढ़ा सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि अपना जो टीचिंग स्टाइल है वो चेंज कर देगा, उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करेगा, टीचिंग स्टाइल में मैनिपुलेशन कर देगा। वो चूँकि टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसने जैसे ही मैनिपुलेशन किया तो जो उसका कंट्रोल ग्रुप था, जो फिक्स ग्रुप था, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, क्योंकि एक स्टूडेंट है तो आप उसको क्लास से भगा नहीं सकते हैं, या आप उससे ये नहीं कह सकते हैं कि आप अब कभी कॉलेज मत आना, आपके पास दिमाग नहीं है, आप समझ नहीं सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है।
तो टीचर क्या करता है कि अपनी टीचिंग स्टाइल में चेंज करता है और फिर उस टीचिंग स्टाइल को अप्लाई करता है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है या उस तरह से पढ़ाना स्टार्ट करता है जो उसका कंट्रोल ग्रुप होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब उस टीचिंग स्टाइल का क्या इफ़ेक्ट पड़ा उस स्टूडेंट के ऊपर, तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट की स्टडी। तो गाइस इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो कैसे चलती है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब कॉज एंड इफ़ेक्ट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है उसके बेस पे हम आउटकम या रिजल्ट दे देते हैं। तो इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको याद रखें कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन किया जाता है, कंट्रोल ग्रुप और फिक्स ग्रुप जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस यहाँ पे मैंने एक डिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है कोरोना के पेशेंट का। ये कोरोना के पेशेंट होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मान लीजिए, और जो डॉक्टर्स या साइंटिस्ट्स हैं जो वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो गाइस इसमें जब साइंटिस्ट क्या करता है कि जब मान लीजिए पहली वैक्सीन उसने बनाई वो इफ़ेक्टिव नहीं थी कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर, तो वो कॉजेज़ आइडेंटिफाई करता है और देन कॉजेज़ आइडेंटिफाई करने के बाद वो दोबारा से फिर से वैक्सीन बनाता है, कोई एक वैक्सीन फिर से बनाएगा, वो फिर से उसमें चेंज करेगा, कुछ वैक्सीन में कुछ इंग्रेडिएंट बढ़ाएगा घटाएगा जिनकी ज़रूरत रहती है। फिर उसके बाद वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कोरोना के पेशेंट्स जो फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, तो उनको दोबारा से वो वैक्सीन देगा। तो उस वैक्सीन का कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, क्या वो कोरोना की बीमारी सही हुई या नहीं सही हुई। तो जो वायरस है उससे लड़ने के लिए अगर वो सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो ये एक अलग स्टडी हो जाती है फिर। लेकिन जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और जो वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस होता है वो उसको चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हमारे कोरोना पेशेंट, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाती है। तो आप याद रखें हमेशा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप होता है, एक मैनिपुलेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाती है। तो गाइस हम देखते हैं कि जो दूसरी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं वो क्या है। जैसे एक होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च गाइस जितनी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती हैं उनके अलावा जो रिसर्च होंगी उनको हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो लर्नर्स जब भी आपको समझना हो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है तो आप देख लें कि उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का तो एलिमेंट नहीं है। अगर उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एलिमेंट नहीं है, जैसे उसमें मैनिपुलेशन ना हो, उसमें कंट्रोल ग्रुप ना हो, उसमें कॉज एंड इफेक्ट की बात ना की गई हो, तो वो आपकी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगी। अगर हम काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें कि काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, तो ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह होती है, बट नॉट यहाँ पे नॉट छूट गया है, बट नॉट अ कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आप जब इसको पढ़ें तो ये यहाँ पे आप नॉट कर लगा लीजिएगा, बट नॉट अ कम्प्लीटली रिसर्च। तो जो काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह तो होती है, लेकिन ये कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होती है। और उसका सिर्फ एक डिफरेंस है इसमें भी आप पूरा मैनिपुलेशन किया जाता है वेरिएबल्स का, और इसमें भी कंट्रोल ग्रुप होता है काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। लेकिन जो भी असाइनमेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, जो भी आपका सैंपल उठाया जाता है पॉपुलेशन से, वो रैंडम बेस पे नहीं उठाया जाता है, वो रैंडमली नहीं उठाए जाते हैं। इसमें नॉन रैंडम बेस पे सैंपल्स उठाए जाते हैं। इस वजह से इसको हम हाफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैनिपुलेशन और कंट्रोल ग्रुप के साथ साथ उसके जो असाइनमेंट सिलेक्ट किए गए हैं, जो सैंपल उठाया गया है, वो रैंडम बेस पे उठाया गया हो। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो काजी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच को डिस्टिंग्विश करता है। एक ही कीवर्ड है कि जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं वो रैंडम बेस पे उठाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नॉन रैंडम बेस पे उठाए जाते हैं। तो गाइस अगर हम दूसरे टाइप ऑफ रिसर्च की बात करें, जो 2-3 और रह गई हैं कि डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होती है, तो डायग्नोस्टिक रिसर्च में हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किसी की प्रॉब्लम
कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके क्या कॉजेज रहे हैं, और हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लाइब्रेरी रिसर्च की बात करें कि लाइब्रेरी रिसर्च क्या होती है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी डाटा का, जैसे बुक्स हो गई, पीरियोडिकल्स हो गई, जर्नल्स हो गए। तो जितने भी पीरियोडिकल्स हो गए या बुक्स हो गई या जर्नल्स हो गए, इनके ज़रिए जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारी लाइब्रेरी रिसर्च कहलाती है, और इस पर हम सेकेंडरी डाटा का ही यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें कि इवेल्युएटिव रिसर्च क्या होती है, तो इवेल्युएटिव रिसर्च में हम एंड रिसर्च जो एंड रिजल्ट होता है हमारा, उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि कोई प्रोसेस है, कोई फिनोमिनन है, कोई पॉलिसी है, उसका क्या रिजल्ट निकला, उसके क्या फ़ायदे रहे, उसके क्या नुकसान हुए, उसका कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, या उससे कुछ लॉस हो गया, या कितना सक्सेस रही, कितना फेलियर रेट रहा उसका। तो ये सब चीज़ें जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों का इवेल्युएशन होता है ना एग्ज़ाम में, तो हम यही तो जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने जो 1 साल स्टडी किया है, तो उस स्टडी करने से बच्चे को कुछ नॉलेज गेन हुई कि नहीं हुई, उसकी कुछ समझ डेवलप हुई कि नहीं हुई, तो हम कहते हैं कि वो हमारी इवेल्युएटिव रिसर्च हो गई। तो जो एग्ज़ाम होता है हमारा, उसी वजह से उसको कहा जाता है कि बच्चों का इवेल्युएशन किया गया है। तो इसके अदर एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे मनरेगा हो गया, या ग्रीन रिवॉल्यूशन है, या PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो ये जितने भी अभियान होते हैं या जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह, ये सब जो अब जब हम इनकी स्टडी करते हैं कि जब इनका इंट्रोडक्शन किया गया और फिर उसके बाद जब ये पूरी पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, उसके बाद इसका एंड रिज़ल्ट क्या आया, क्या कुछ मनरेगा से फ़ायदा हुआ, क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। जैसे मनरेगा की स्कीम जो थी वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के लिए लाई गई थी कि गांव में जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। तो जब मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो उसके बाद जब हम स्टडी करना चाहें कि मनरेगा के क्या फ़ायदे रहे, उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकल के आया, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, लोगों को कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला उससे, तो ये हम एंड रिज़ल्ट जानने की कोशिश करते हैं पॉलिसीज़ का। या ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसे कि ये फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कि जो इंडियन गांव थे वहाँ पे 1965 में इसका लगभग 1960 के बाद इसका इंट्रोडक्शन किया गया था, 1967-68 में। तो 1967 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया गया, और फिर उसके बाद हम स्टडी करें कि उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या बेनिफिट्स रहे, क्या वो ग्रीन रिवॉल्यूशन कामयाब रहा या नहीं रहा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये सब इस तरह से जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि एंड रिजल्ट की स्टडी करते हैं, तो ये हमारी इवेल्युएटिव रिसर्च कहलाती है। और अगर हम बात करें 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च और रह रही हैं, उनकी बात करें जैसे को रिलेशनल रिसर्च की बात करें हम कि को रिलेशनल रिसर्च क्या होती है, तो हम को रिलेशनल रिसर्च में सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2 वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टू असर्टेन द डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप, यानी कि कोई 2 वेरिएबल हैं, तो जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन और स्ट्रेस, 2 वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल हो गया एग्जामिनेशन और एक वेरिएबल हो गया स्ट्रेस। तो जब हम इसमें स्टडी करना चाहें कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, कि जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो ये हमारी को रिलेशनल रिसर्च हो जाएगी, जिसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि 2 वेरिएबल्स के बीच कोई रिश्तेदारी है कि नहीं रिश्तेदारी है। तो अगर हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करें, तो एक तरह से को रिलेशनल रिसर्च के बाद का स्टेप है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम अटेम्प्ट करते हैं हाउ एंड वाई के क्वेश्चन को, जो किसी सिचुएशन या किसी फिनोमिनन की जो रिलेशनशिप होती है उसके ऊपर रेज होते हैं, यानी कि कोई 2 वेरिएबल्स जो हैं जो आपस में को रिलेटेड हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एग्जामिनेशन का और स्ट्रेस का, तो एग्जामिनेशन और स्ट्रेस किस तरह से और क्यों कैसे को रिलेट करते हैं आपस में, इसमें क्यों ये रिलेशनशिप पाई जाती है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं या इसको एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने लिया हुआ है, एग्जामिनेशन का ही एग्जांपल लिया है कि वाई एग्जामिनेशन इज रिलेटेड स्ट्रेस या लीड्स टू रोट लर्निंग, यानी कि जो एग्जामिनेशन होते हैं वो क्यों इतना स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, या रोट लर्निंग या रट्टाफिकेशन की लर्निंग को क्यों बढ़ावा देते हैं एग्जामिनेशन।
या जो स्ट्रेस होता है वो दिल की बीमारी को क्यों बढ़ावा देता है, स्ट्रेस से दिल की बीमारी क्यों हो जाती है लोगों को, इसके बाद इसको जब हम एक्सप्लेन करना चाहें, इसकी स्टडी करना चाहें, तो ये हमारी एक्सप्लानेटरी रिसर्च कहलाती है। जैसे कि हम अगर फाइंड आउट करें कि स्ट्रेस और जो हार्ट डिजीज़ है इसमें क्या रिलेशनशिप है, तो ये हमारी को रिलेशनल रिसर्च हो जाएगी। और जब हम पढ़ना चाहें या स्टडी करना चाहें कि स्ट्रेस और हार्ट डिजीज़ में जो रिलेशनशिप होती है वो क्यों है और कैसे है, जब हम इसकी स्टडी करना चाहें तो ये हमारी एक्सप्लानेटरी रिसर्च हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बने रहिए लर्न इको मैजिक के साथ, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है जो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है लर्न इको मैजिक के नाम से, हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स अपलोड कर दी हैं। आप उसको वहाँ पर जा कर के रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हम वहाँ पर डेली क्विजेस पेपर 1 के अपलोड करते हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और जो PDF और अदर नोट्स होते हैं UGC नेट JRF के असिस्टेंट प्रोफेसर PG PhD एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो भी हम वहाँ पर अवेलेबल करते हैं। आप हमारा लर्न इको मैजिक का जो इंस्टा का अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम रोज़ नोटिफिकेशंस, मोटिवेशनल कोट्स, फन फैक्ट्स, शॉर्ट नोट्स अपलोड करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च में बात करेंगे। फॉर नाउ एक बार फिर से थैंक यू सो मच। लर्न इको मैजिक में आपका स्वागत है, और आप हमेशा बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो नोटिफिकेशन बेल है आप उसको प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JRF ड्रीम।